नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज हम पिछले विगत सालों में जो रीट के अंदर इतिहास से कुछ क्वेश्चन आए हैं उनका एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम दो पार्ट के अंदर लगभग 10 वीडियो के माध्यम से 50% सिलेबस का रिवाइज कर चुके हैं। आज हम जो रिवाइज करेंगे वो आधुनिक भारत का एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, जिसे 5 सवाल विगत सालों में 2011 से लेकर 2018 तक रीट या जो आरटेट के पेपर हुए हैं उनमें आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, सामान्यतः विद्यार्थी उसको बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। टॉपिक के नाम से ही आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट उस टॉपिक को इतना लाइट लेते हैं कि वहीं से सवाल गलत होने की संभावना रहती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कुछ भी कह सकते हैं हम, या 1857 का विद्रोह जो अंग्रेजों ने कहा है, वो भी कई पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है। आज हम उसी टॉपिक से शुरू करेंगे। 5 क्वेश्चन आए हैं। इन क्वेश्चनों के माध्यम से जो हमारा एनालिसिस रहेगा, उस एनालिसिस में खूब सारे ऐसे तथ्य निकल के आएंगे जो हो सकता है कि आगे आने वाले रीट तथा अन्य एग्ज़ामों में आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। आप चर्चा में अंत तक बने रहिए। आशा है कि चर्चा समाप्त होने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि 1857 की क्रांति से यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आज की चर्चा के बाद आप उसको बनाने में सफल रहेंगे। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन ये है, आप पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए आप और जवाब देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन ये है कि सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था। यानी कि जो भारत एक्सपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट यानी देश के बाहर जो चीज़ें भेजता था, उसमें सूती कपड़ा 30% था। 1870 तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया? आप एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। आपको बता दें साथियों, ये सवाल टफ है, कठिन सवालों में गिना जाएगा। ये सवाल टफ इसलिए गिना जाएगा कि जनरली हम तैयारी के दौरान ब्रिटिश भारत के आर्थिक जो प्रभाव है उसको डिनाई कर देते हैं, उसको पढ़ते ही नहीं, या पढ़ते हैं तो बहुत हल्के तरीके से पढ़ते हैं। और ये मान के चलिए कि आर्थिक प्रभावों में से जो अभी हम चर्चा करेंगे उस दौरान आपको पता चलेगा तीसरा चौथा जो पक्ष है वहाँ से सवाल उठाया गया है। आप इसमें एक बार आंसर देने का प्रयास कीजिए यदि आपने पढ़ा है तो। देखिए 1800 से लेके 1870 तक मैं एक आपको जो तरीका बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जिसमें अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आपको लॉजिकली सोचना कैसे है कि आपका जो आंसर है वो राइट हो जाए। 1800 से लेके 1870 तक 70 वर्षों का समय है, और 70 वर्ष तक क्या अंग्रेज भारत का शोषण धीरे धीरे करेंगे या तेज गति से करेंगे? बिल्कुल तेज गति से करेंगे। तो 30% का घट के 25% तो हो ही नहीं सकता, थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर आप ये एक लॉजिक लगाओगे तो एक कट जाएगा। अब उसके बाद में आपके पास में 3 ऑप्शन है, 3%, 8%, 13%। यहाँ पे आपको तुक्का लगाओगे अगर नहीं पढ़ रखा है तो, और अगर पढ़ रखा है तो फिर आप राइट आंसर लगाओगे। देखिए जो 30% था 1800 के आसपास, 1870 एक पीक पॉइंट है औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में। उस समय 30% घट के हो गया था 3%, क्योंकि इंग्लैंड के कारखानों के अंदर बना हुआ कपड़ा खुद इंग्लैंड वाले भारत भेजने लगे, तो वो भारत से मंगवाएंगे क्यों? या यूरोपीय देशों के अंदर इंग्लैंड वाले भेजने लगे तो वो भारत से मंगवाएंगे क्यों? यानी कि देखिए 10 गुना हमारा जो निर्यात में योगदान था सूती कपड़े का वो घट गया। एक बहुत ही रोचक कहानी पॉपुलर है। एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं डेफो। देखिए डेफो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं और उस डेफो ने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। याद रखिए इसको। रॉबिन्सन क्रूसो में एक लाइन लिखी है कि लंदन के हर एक घर के अंदर, लंदन के हर एक परिवार के अंदर, यहाँ तक कि सोने के कमरे के अंदर भारत का सूती कपड़ा पहुँच गया था। और उस सूती कपड़े के कारण इंग्लैंड से धन निकल के भारत जा रहा था। और इसीलिए
1800 से लेकर 1870 तक, आगे जब हम चर्चा करेंगे तब आप देखिएगा कि इंग्लैंड वालों ने ऐसी नीतियां बनाई कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जो निर्यात है उसको रोका जाए और भारत के अंदर ब्रिटेन या लंदन की मिलों के अंदर बने हुए कपड़े को भेजा जाए। तो ये जो रॉबिन्सन क्रूसो नामक उपन्यास में डेफो ने लिखा है, वही यहाँ पे चरितार्थ हो रहा है। उसको रोकने का प्रयास किया लंदन वालों ने। देखिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से ये मान के चलिए कि रीट में इस प्रकार का सवाल सबसे टफ माना जाएगा, क्योंकि इतना माइक्रो जाके और इतना डेप्थ जाके हम पढ़ते ही नहीं है, लेकिन पढ़ना है आपको, क्योंकि जब एक बार पूछा गया तो हो सकता है इस बार जो 2020 में एग्जाम होंगे उसमें भी पूछा जा सकता है। इस सवाल का हम एनालिसिस कर लेते हैं साथियों। एनालिसिस में हम ये देख लेते हैं कि यहाँ से किस किस टाइप से सवाल बन सकते हैं। देखिए, ये ब्रिटिश राज के आर्थिक प्रभावों का सवाल था। आर्थिक प्रभावों की अगर हम चर्चा करें तो ये 6 प्रकार से भारत में दिखाई देता है। कहीं से भी सवाल बन सकता है। अगर सवाल भारतीय दस्तकारी के विनाश से बना है तो सवाल यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ वहाँ से भी बन सकता है। 6 में से सबसे पहला पक्ष है वो है साथियों उपनिवेशवाद का चरण। आप लगातार साथ साथ देखते रहिए उपनिवेशवाद का चरण। अभी हम देखेंगे कितने चरण हुए और उन चरणों के दौरान कैसे कैसे भारत का आर्थिक शोषण किया अंग्रेजों ने। दूसरा है भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था, 3 जो भू राजस्व व्यवस्था थी आप लोगों ने खूब पढ़ी होगी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था। वो भी आपको रीट एग्जाम में पढ़ना है, क्योंकि ब्रिटिश राज के आर्थिक प्रभावों में वो भी शामिल है। ब्रिटिश राज के आर्थिक प्रभावों में उपनिवेशवाद के जो 3 चरण हैं, 1757 से लेके 1813 तक का जो चरण है वाणिज्यवाद का चरण बोला जाता है, जिसको जो 1757 के प्लासी की लड़ाई और 1764 की जो बक्सर की लड़ाई है, उसके बाद में अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर जिस प्रकार से उपनिवेशवाद के लिए अपने पैर जमाए, वो वाणिज्यिक उपनिवेशवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद का दूसरा चरण आता है 1813 से लेकर 1857 तक, जिसको औद्योगिक पूंजीवाद का दौर बोला जाता है। और 1857 से लेकर 1947 भारत की आज़ादी तक का जो दौर है उसको वित्तीय पूंजीवाद का दौर माना जाता है। ये भी आर्थिक प्रभाव का ही पार्ट माना जाएगा। ठीक ऐसे ही भू राजस्व व्यवस्था की 3 जो चर्चाएं हमने कर ली। उसके बाद में भारतीय दस्तकारी का विनाश, जैसे सूती कपड़े का विनाश और भी दूसरे प्रकार के जो हस्तशिल्प थे जो राजाओं के लिए, अंग्रेजों के लिए बनाए जाते थे, उन सब का विनाश हो गया। तो तीसरा हो जाएगा दस्तकारी का विनाश। दस्तकारी का विनाश से तो सवाल आ गया। अगला साथियों ये भी आ सकता है कि भारतीय राजस्व या भारतीय राजस्व की जगह हम एक पॉपुलर टर्म्स है उसी को लिख लेते हैं, उसका नाम है धन का निष्कासन। धन का निष्कासन, यहाँ से भी सवाल आ सकता है, इसकी तो हम चर्चा ही करेंगे अभी। उसके बाद में सवाल यहाँ भी बन सकता है कृषि का वाणिज्यकरण। कृषि का वाणिज्यकरण। साथियों सवाल यहाँ से भी बन सकता है आधुनिक उद्योगों का विकास। आधुनिक उद्योगों का विकास। देखिए, इस चर्चा में हम आज केवल एक ही पक्ष को लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ब्रिटिश राज के आर्थिक प्रभाव को अगर आपको पढ़ना है तो इन 6 पॉइंट में पढ़ना होगा। उपनिवेशवाद का चरण मैं आपको 3 बता ही चुके हूँ, 3 चरणों में हुआ था, 1757 से लेकर 1947 तक। भू राजस्व व्यवस्था 3 थी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी। उसके बाद में दस्तकारी का विनाश, जो उद्योगों का विनाश हो रहा है, जिसमें से एक विनाश सूती कपड़े का निर्यात 1800 से 1870 के बीच में 30% से घटकर 3% हो गया। ये विनाश ही है। अगर आप निर्यात ही नहीं कर पाओगे तो पैदा क्यों करोगे, उद्योगों में काम कौन करेगा। उसके बाद में धन का निष्कासन, दादा भाई नौरोजी के माध्यम से जो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था उसको हम अभी पढ़ेंगे। कृषि का वाणिज्यकरण का आशय यह है कि जो खाद्यान्न आधारित फसलें थी उनकी जगह चाय, कॉफ़ी, कहवा, नील के बागान लगवाना, यानी कि बागानी कृषि को बढ़ावा देना, कपास के उत्पादन को बढ़ावा देना ताकि उनकी मिलों के लिए कच्चा माल मिल जाए। उसके बाद में आधुनिक उद्योगों का विकास। यदि आप इन सब पक्षों को पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव से कोई भी सवाल आएगा
तो वो सवाल सही होने की संभावना रहेगी। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि भारतीय दस्तकारी के विनाश में एक प्रथा बहुत ज़्यादा चर्चा में रही जिसका नाम था ददनी प्रथा। आप बताइए ये ददनी प्रथा क्या थी? अंग्रेज इस प्रथा के माध्यम से क्या करते थे? किसानों को ओब्लिक शिल्पकारों को पेशगी अदायगी करते थे। अग्रिम अदायगी पेशगी कर देते थे। अग्रिम का मतलब पहले ही पैसे दे देते थे। इसका आशय ये होता था कि यदि कोई कपास पैदा कर रहा है तो उसको पहले ही बोल दिया था इतने रुपए पकड़ और इस ज़मीन के ऊपर जितनी कपास होगी वो हमारी होगी और हम इस कपास को बेच देंगे लंदन, वहाँ से बना हुआ कपड़ा फिर आ जाएगा भारत। ठीक वैसे ही यदि कोई नील को पैदा करने वाला किसान होता तो उसको पहले ही दे देते कि ये पेशगी पकड़ो। यही ददनी प्रथा होती थी और उसके पूरे उत्पादन के ऊपर फिर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता था। इससे ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय किसानों का शोषण हुआ। जो बुनकर होते थे, जुला होते थे, उनको पहले ही उनके द्वारा जो कच्चा माल तैयार किया जाता था उसकी पेशगी दे दी जाती थी ददनी प्रथा के माध्यम से। और इस कारण से एक कथन भी प्रचलित है कि भारतीय मछुआरे अंग्रेज़ों के शोषण से इतने ज़्यादा शोषित हो गए, दुखी हो गए कि तो उन्होंने अपने अंगूठे तक काट दिए थे। अंग्रेज़ों का शोषण दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत के माध्यम से सामने रखा। ये आर्थिक प्रभावों का पहली बार तथ्यात्मक विवेचन था। आपको बता दें कि दादा भाई नौरोजी ने 2 मई, ये याद रखना चाहती हूँ, 1867 में, जगह का नाम भी याद रखना है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की पहली बैठक हुई और उस बैठक में एक लेख प्रस्तुत किया। उस लेख का नाम था इंग्लैंड, ये भी याद रखना है, इंग्लैंड्स, यही सवाल कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। इस लेख के अंदर उन्होंने ये बताया है कि एक व्यवस्थित तरीके से ब्रिटिश जो लोग हैं वो भारत से धन को निकाल रहे हैं, चाहे वो वेतन के माध्यम से हो, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो, चाहे भारतीयों के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक शोषण के लिए जो नीतियां थोपी जा रही है उसके माध्यम से हो। तो इन्होंने इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक एक लेख लिखा जिसमें धन निष्कासन के सिद्धांत को सामने रखा। हालांकि दादा भाई नौरोजी ने इसके अलावा 3 और लेख लिखे हैं जो आपसे कई बार एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। उसमें से 1867 के अंदर एक लेख लिखा है जो पॉपुलर है, आप लोग सामान्यतः इसी को ही याद रख पाते हैं, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1870 में अंग्रेजों के आर्थिक नीतियों के ऊपर एक और लेख लिखा है उन्होंने जिसका नाम है द वांट्स एंड मीन्स इन इंडिया। 1871 के अंदर एक और आर्टिकल लिखा है उन्होंने और हर आर्टिकल के माध्यम से अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां हैं, जो शोषणकारी नीतियां हैं, उन नीतियों की भर्त्सना की है, उन नीतियों की आलोचना की है और भारत की गरीबी का प्रमुख कारण बताया है। आपको बता दें कि दादा भाई नौरोजी ने जो आर्थिक शोषण है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, धन निष्कासन को दादा भाई नौरोजी ने जब सामने रखा, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ दादा भाई नौरोजी, DBN का मतलब दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पे एक दूसरे इतिहासकार हुए जिनका नाम है रमेश चंद्र दत्त, RCD। दादा भाई नौरोजी ने ये कहा है कि 1867-68 तक अंग्रेज भारत से तक 150 करोड़ पौंड ले गए हैं। 150 करोड़ पौंड बहुत होता है। देखिए, जब सूती वस्त्र उद्योगों के प्रतिशत को पूछ लिया है तो दादा भाई नौरोजी के इस आंकड़े को क्यों नहीं पूछेंगे? 150 करोड़ रुपए जब इन्होंने आर्टिकल लिखा तब तक। रमेश चंद्र दत्त ने 1901 के अंदर भारत के आर्थिक विकास के अंदर धन निष्कासन के माध्यम से जो आंकड़ा प्रस्तुत किया उसमें ये बताया कि हर एक साल अंग्रेज 2 करोड़ 20 लाख पौंड है वो प्रतिवर्ष भारत से बाहर ले जा रहे हैं।
ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है। इन्होंने प्रति वर्ष 1901 के अंदर 2 करोड़ 20 लाख पौंड बाहर ले जाने की बात कही, जबकि दादाभाई नौरोजी ने 1967-68 तक अभी तक जो टोटल शोषण हुआ वो 150 करोड़ पौंड बताया। ये भी आंकड़ा है। आर्थिक जो प्रभाव है अंग्रेजों की नीतियों का, उससे ये सवाल बन सकता है। एक सवाल साथियों ये भी बन सकता है कि ब्रिटिश राज के दौरान प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में 2 लोगों ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। उसमें एक है दादाभाई नौरोजी। इन्होंने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है वो डेट है दोस्तों 1867, 66-67 का दौर है ये। और इसमें ये बताया है कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय, यानी कि एक व्यक्ति 20 रुपये ही कमा रहा है। इतनी है, बहुत ज़्यादा शोषणकारी, बहुत ज़्यादा भयावह, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। 1931 के अंदर साउथ इंडिया के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से भारतीयों की आय निकाली अंग्रेजी राज के दौरान, और उनका नाम था VKRV राव। और उन्होंने 1931-32 के अंदर जो आय बताई वो थी साथियों 62 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि एक व्यक्ति की आय, औसत आय अगर देखी जाए तो VKRV राव मोदी ने 62 रुपये बताई, जबकि दादाभाई नौरोजी ने 20 रुपये बताई। देखिए, चर्चा के माध्यम से आपको लगा होगा कि बहुत सारे फैक्ट आ गए। आर्थिक पक्ष है उसके अंदर अगर आंकड़े नहीं पढ़ेंगे तो ये मान के चलिए कि हमारी चर्चा है वो अधूरी रह जाएगी। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल तरीके से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव पड़ रहे हैं, सवाल भी एक आंकड़े का ही आया है। 30 से 3% हो गया है निर्यात सूती कपड़े का। तो यहाँ से दादाभाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, VKRV राव ये तथ्य क्यों नहीं पूछेंगे? हमें आशा है कि ये जो चर्चा है इसके माध्यम से आधुनिक भारत के अंदर जो ब्रिटिश राज के दौरान आर्थिक प्रभाव थे उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करोगे। बाकी ये जो टॉपिक है ये जब आपकी नियमित क्लास होगी उस दौरान बहुत गहराई से चर्चाएं होगी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ये इजी सवाल था। ये भी ब्रिटिश जो राज हैं उस ब्रिटिश राज के दौरान जो आर्थिक पक्ष हैं वहाँ से सवाल बना है। आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सवाल यह है कि दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? ये सवाल NCERT से पूछा गया है। बताइए आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दीजिए साथियों। क्या गुलामी है दस्तक का आशय, या फैक्ट्री है, सी बंदरगाह है, या शुल्क मुक्त व्यापार है? शुल्क मुक्त व्यापार का मतलब है फ्री पास। फ्री पास, एक पास दे दिया जो दिखाओ तो आपके टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों दस्तक का आशय शुल्क मुक्त व्यापार से है। आप सोचिए कि ये शब्द आया कहाँ से है, कब आया है, किसने दिया है। अगर ये जानकारी आपके रहेगी तो दस्तक से रिलेटेड यदि कोई आगे आने वाले सालों में कोई सवाल आएगा तो वो भी आपके सही होने की संभावना रहेगी। तो क्यों ना हम इस दस्तक से संबंधित जितने भी तथ्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फायदे के हो सकते हैं उनको देख लेते हैं हम। दस्तक, इस दस्तक की चर्चा सबसे पहले फर्रुखशियार के समय हुई। फर्रुखशियार कौन है? ये साथियों 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली के अंदर जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हुए उनमें से एक मुगल शासक है जो 1713 से लेके 1719 तक दिल्ली में मुगल बादशाह के तौर पर कार्य कर रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक है ये। इस मुगल शासक के काल में इस मुगल शासक के एक असाध्य बीमारी थी, असाध्य बीमारी, और इस बीमारी को ठीक कर दिया था साथियों एक डॉक्टर का नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। और उस डॉक्टर हैमिल्टन ने जब इस बीमारी को ठीक कर दिया तो राजा ने खुश होके, मुगल बादशाह ने खुश होके 1717 ईस्वी में ये दस्तक दिया। दस्तक का मतलब फ्री पास। और ये बोला कि बंगाल के अंदर यदि अंग्रेज व्यापारी
एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को ले जाएंगे तो उनको कोई भी चुंगी नहीं देनी पड़ेगी, कोई भी सीमा शुल्क नहीं देना पड़ेगा, वही दस्तक था। और ये 1717 में मिला था साथियों, फर्रुखशियार ने दिया था अंग्रेजों को, बस खुश होके इनाम के तौर पर। कहते हैं कि जब ये फ्री पास मिला तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी EIC, वो एक व्यापारिक कंपनी थी, इस दौरान व्यापार पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये एक मैग्ना कार्टा था। मैग्ना कार्टा का आशय यह है कि मील का पत्थर साबित हुआ। इसने बंगाल पर दस्तक के माध्यम से आर्थिक तौर पर इतनी ज़्यादा अच्छी पकड़ बना ली कि आने वाले दिनों में बंगाल के अंदर 2 लड़ाइयाँ हुई, एक प्लासी की लड़ाई और दूसरी बक्सर की लड़ाई। और दोनों लड़ाइयों के अंदर इन्होंने तत्कालीन जो बंगाल के नवाब हैं उनको परास्त कर दिया, हरा दिया और बंगाल को राजनीतिक तौर पर अपने अंदर ले लिया। ये दस्तक बक्सर के युद्ध का कारण भी हुआ। कैसे हुआ कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ जो बंगाल का नवाब है उसका नाम है मीर कासिम, और मीर कासिम ने 1763 के अंदर इस दस्तक को समाप्त कर दिया और ये बोला कि सभी बंगाल के निवासी या व्यापारी अब बिना कोई शुल्क दिए अपने व्यापार को इधर उधर बढ़ा सकते हैं। इससे अंग्रेजों को नुकसान हुआ, क्योंकि अंग्रेज इस दस्तक की कालाबाजारी करते थे और वो घूस लेके किसी भारतीय व्यापारी को भी दस्तक दे देते थे। जब मीर कासिम को इस दस्तक के दुरुपयोग का नुकसान होने लगा तो इसने 1763 में इसको समाप्त कर दिया। सवाल यहाँ से भी बन सकता है साथियों कि दस्तक की शुरुआत किसने की? फर्रुखशियार। कब? 1717। दस्तक को समाप्त किसने किया? मीर कासिम ने। कब? 1763 में। जैसे ही 1763 में मीर कासिम ने दस्तक को समाप्त किया, अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में अनबन हो गई। अंग्रेजों ने मीर कासिम की जगह मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया और मीर कासिम भाग के चला गया। फिर इसने उस समय के जो अवध के नवाब थे और मुग़ल बादशाह थे उनके साथ मिलकर एक त्रिगुट बनाया और उस गुट के साथ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर जो आजकल बिहार के अंदर पड़ता है वहाँ पे एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में मीर कासिम की हार हुई और बाद में वास्तविक तौर पर सत्ताएं हैं वो बंगाल के अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई और अंग्रेज़ों ने बंगाल में द्वैध शासन को शुरू किया। आशा है कि दस्तक के दौरान हमने ये जो चर्चाएं की आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाली है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सवाल को पढ़िए आप कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ उसमें कानपुर में इसका नेतृत्व किसने किया? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेंसी भी है जो हम जब आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब पता चलेगा कि यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट है वो क्या गलती कर देते हैं। देखिए, लक्ष्मीबाई है, ये है झांसी में। सब ने खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमार चौहानी की कविता को पढ़ा होगा। लक्ष्मीबाई झांसी में है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो नहीं हो सकता। बाबू कुंवर सिंह ये जगदीशपुर में है और जगदीशपुर जिस जगह है उसका नाम है बिहार, तो ये भी नहीं हो सकते। यानी कि तांत्या टोपे या फिर नाना साहब, ए और सी में से हमारा राइट आंसर होगा। आप कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? बताइए साथियों। ज़्यादातर नाना साहब और तांत्या टोपे वाला आंसर दे रहे हैं। हम एक बार इसको देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है साथियों नाना साहब। नाना साहब जो बाजीराव द्वितीय था, पेशवा बाजीराव द्वितीय, उसी के वारिस थे, दत्तक पुत्र थे। लेकिन डलहौजी के काल में जो राज्य हड़प नीति थी या व्यपगत की जो नीति थी या दत्तक पुत्र ने मानने की जो नीति थी, ये तीनों एक ही हैं। उसके माध्यम से नाना साहब नाराज़ हो गए और नाना साहब ने कानपुर के अंदर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। कैम्पबेल जो सेनापति थे अंग्रेज़ों के उनके, और बाद में ये भाग के नेपाल चले गए। तांत्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे। ये इनके
जो है सेनापति थे। शुरुआती चरण में इन्होंने, तात्या टोपे ने जो नेतृत्व किया वो ग्वालियर में था। बाद में जब नाना साहब चले गए तब ये कानपुर भी गए। तो यानी कि इनका नेतृत्व ग्वालियर में भी है, कानपुर में है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर भी इन्होंने क्रांति को आगे बढ़ाया है। इसलिए हमारा राइट आंसर कानपुर का आएगा, तब नाना साहब आएगा। मान लीजिए नाना साहब नहीं आए, यहाँ पर बेगम हजरत महल दे दिया जाए, तो हमारा आंसर तात्या टोपे हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। चर्चा ये है कि 1857 की क्रांति या फिर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, अलग अलग इतिहासकारों ने इसकी व्याख्याएं अपने अपने शब्दों में अलग अलग प्रकार से की है। हम ये देख लेते हैं कि ये क्रांति प्रारंभ कब हुई। देखिए, ये क्रांति 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, जो बंगाल के अंदर है, मंगल पांडे के द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बताइए क्या नाम था उसका, बाग की गोली मारकर हत्या कर देने के कारण से हुई। बाद में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी गई, फांसी। और वहीं से क्रांति की शुरुआत माना जाता है। लेकिन साथियों, जब क्रांति की प्लानिंग की बात आती है तब मंगल पांडे ने प्लानिंग के अंदर कोई हिस्सेदारी नहीं थी। मंगल पांडे को ये पता भी नहीं था कि क्या जो शासक वर्ग हैं या कहीं दूसरी जगह के सैनिक हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ कोई क्रांति करने की योजना बना रहे हैं क्या। खूब सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने ये लिखा है कि जब नाना साहब को पेशवा मानने से इनकार कर दिया तो नाना साहब ने, जिनका वास्तविक नाम धोंदूपंत था, अपना एक सलाहकार लंदन भेजा, अजीमुल्ला खां को। सुनिए इसको एक बार, यहाँ से भी कई बार सवाल आते हैं। उसी समय सतारा के शासक के कोई पुत्र न होने के कारण दत्तक पुत्र थे, उनको भी अंग्रेजों ने सतारा का शासक मानने से इनकार कर दिया। तो वहाँ से राणोजी बापू नाम के एक सलाहकार लंदन गए और उन्होंने अपनी अपनी पैरवी की। जब लंदन के अंदर अजीमुल्ला खां और राणोजी बापू की मुलाकात हुई और दोनों के शासकों को दत्तक पुत्र होने के कारण शासक मानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने प्लानिंग की। बोले कि क्यों न अंग्रेजों के खिलाफ हम सब संगठित होकर एक योजना बनाते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह करते हैं, क्रांति करते हैं। इन दोनों ने अजीमुल्ला खां, ये याद रखना साथियों, अजीमुल्ला खां और एक है रंगोजी बापू, इन दोनों ने योजना बनाई। योजना कहाँ बनाई, लंदन में बनाई। और इस योजना के तहत 31 मई 1857 को क्रांति होनी थी। इन्होंने ये कहा कि हम इस क्रांति की जागरूकता के लिए प्रतीक के तौर पर हर एक शासक के पास में कमल का फूल और एक और प्रतीक था रोटी भेजेंगे। और यदि कोई शासक कमल के फूल और रोटी को स्वीकार कर लेगा तो मानेंगे कि वो अंग्रेजों के खिलाफ इस योजना में हमारा साथ देने के लिए तैयार है। अंग्रेज, इन दोनों की ये प्लानिंग थी। ये राजनीतिक पक्ष, क्रांति होने का कौन सा पक्ष है, ये राजनीतिक, यानी कि किसी शासक पक्ष ने नाराज होकर अंग्रेजों के खिलाफ योजना बनाई। लेकिन यहाँ पर ये जो मंगल पांडे हैं ये सैनिक पक्ष है। सैनिक पक्ष है का आशय ये है कि इसी समय अंग्रेजों ने एक विशेष प्रकार के कारतूस, जिनको बोला जाता है चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले जो कारतूस हैं वो यूज करने के लिए सैनिकों को दिए, जिसमें कहा गया कि जो एनफील्ड राइफल है इसके अंदर जो कारतूस भरा जाएगा उसके ऊपर जो चर्बी लगी हुई होगी मुंह से काटनी पड़ेगी, और वो चर्बी गाय एवं सूअर का जो मांस है उससे बनी हुई होगी। गाय हिंदुओं के अंदर पवित्र है और मुस्लिम वर्ग के अंदर इसको वर्जिश माना जाता है, सूअर को। तो दोनों ने इसका विरोध किया और मंगल पांडे ने बाघ की हत्या, जो बाघ नामक सैनिक अधिकारी था उसकी हत्या चर्बी वाले कारतूसों की मनाही के कारण ही की। तो देखिए, क्रांति की प्लानिंग राजनीतिक पक्ष से हो रही है जबकि शुरुआत सैनिक पक्ष से हो रही है।
सैनिक और राजनीतिक दोनों कारण हैं। इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, वो इतिहास लेखन के तरीके पर निर्भर करता है। यहाँ हम ये देख लेते हैं कि 8 अप्रैल के बाद में 24 अप्रैल का दिन इस क्रांति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। बात है साथियों मेरठ की। मेरठ में क्या हुआ, 99 सैनिकों ने, कितने सैनिकों ने, 99 सैनिकों ने ये कारतूस यूज करने से मना कर दिया, कारतूस से मना कर दिया। अब जब 99 सैनिक कारतूसों से मना करेंगे तो अंग्रेज तो नाराज होंगे ही। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इन 24 अप्रैल को जो मना किया था उसको 9 मई 1857 को इनमें से 85 सैनिकों को सजा दे दी। सजा क्या दी, इनको बर्खास्त कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, इनको 10 साल की सजा दी, जेल जाओ, 10 साल सजा। अब देखिए 9 मई को जैसे ही 85 सैनिकों को अंग्रेजों ने सजा दी, 10 मई को मेरठ के अंदर क्रांति हो गई, मेरठ में क्रांति हो गई। अगले ही दिन मेरठ के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा दिया और अपने 85 सैनिकों को छुड़वा भी लिया और सभी सैनिक हथियार लेके दिल्ली की तरफ गए। 11 मई को ये दिल्ली पहुंचे और 12 मई को इन्होंने दिल्ली के अंदर जो बहादुर शाह जफर सेकंड था उसको अपना नेता घोषित कर दिया। ध्यान रहे साथियों, 12 मई को दिल्ली में क्रांति की शुरुआत हो गई, लाल किले पर अधिकार भी हो गया। यहाँ हम अपनी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं साथियों। बात दिल्ली की आ रही है, क्रांति अलग अलग जगह भी हुई है, तो दिल्ली के अंदर 3 लोग हैं क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए। पहला है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकंड भी कह सकते हो, जिसकी उपाधि थी जफर। जफर नाम से ये शायरी लिखा करते थे, इस कारण इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। इनके सेनापति जिसका नाम था बख्त खां, जिनको खान बहादुर खां भी कहा जाता है। पहले बरेली में क्रांति का नेतृत्व किया, बाद में ये यहाँ पे आ गए। उसी समय एक शायर भी हुए, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में ही थे। अगर डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा। पॉपुलर सवाल भी है कि कौन से शायर 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में थे। जब अंग्रेजों ने भारतीयों के खिलाफ हथियार के माध्यम से बहुत सारा खून बहाया तो मिर्जा गालिब ने यह देखा है कि चारों ओर रक्त का मंजर है, अल्लाह अब और क्या करेगा। ऐसे शब्दों से इन्होंने क्रांति को शायरी के माध्यम से हमारे सामने रखा है। आपको बता दें साथियों, इसी दौरान दिल्ली के अंदर एक सैन्य अधिकारी था जिसका नाम था हडसन, और एक सैनिक अधिकारी था, यहाँ हडसन लिख देते हैं। दूसरा जो सैन्य अधिकारी था उसका नाम था निकोलसन। निकोलसन तो मारा गया, ये भी कई बार पूछा गया है, मारा गया। लेकिन हडसन ने, अभी हडसन लेन भी है दिल्ली में, उसी के नाम पर है, हडसन ने क्रांति को कुचला तो इन्होंने 3 लोगों को मारा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 3 लोग कौन थे? 2 तो पुत्र थे इसके बहादुर शाह जफर के। एक का नाम था मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, दूसरे का नाम था मिर्जा, एक पौत्र भी था, ये मिर्जा वाला है, एक बार देख लेंगे क्या था। जो तीसरा था वो था पौत्र इसका बहादुर शाह जफर का, उसका नाम था मिर्जा अबू बकर। इन तीनों को लाल किले पर इन्होंने मार डाला। ये सवाल कई बार पूछा है, लाल किले पर बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों को और एक पौत्र को किसने मारा? हडसन ने मारा। हडसन ने ही बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और रंगून भेज दिया, और 1862 में रंगून में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ध्यान ये रखना साथियों, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह था, उसका निधन भारत में न होकर रंगून में हुआ है। ये क्रांति के दौरान दिल्ली का घटनाक्रम है। यहाँ चर्चा करने का आशय ये था कि हडसन, तो हो सकता है कि आपसे जब अभी नाना साहब का पूछा तो कौन कौन सा अंग्रेज अधिकारी था
जो अलग अलग जगहों पर भारतीय क्रांतिकारियों का मुकाबला कर रहा था, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। आशा है कि ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि दो पुत्रों को मारा, उसमें से एक का नाम मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान था, दूसरे का नाम क्या था मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। आप देखिए इसको। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट, अब देखिए 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ पे ये क्रांतिकारी है और इधर ये स्थान है। मंगल पांडे है, वो बैरकपुर में है, अभी हम पढ़ चुके हैं, जिन्होंने 34th जो रेजिमेंट थी उसमें बिगुल बजाया था क्रांति का। ये भी पूछ लेते हैं कई बार। बहादुर शाह जफर हैं, वो दिल्ली में थे। बख्त खां अभी हम पढ़ चुके हैं, दिल्ली में थे। मौलवी अहमदुल्ला खां ये फैजाबाद में थे, इन्होंने जिहाद का नारा भी दिया था। बेगम हजरत महल लखनऊ में थी। इनको क्रांतिकारियों के अंदर महक परी के नाम से भी जाना जाता था, ये ध्यान रखना है। इनके दत्तक पुत्र था वर्गीस कादरी। वर्गीस कादिर के लिए ही इन्होंने ये लखनऊ के अंदर अंग्रेजों का मुकाबला किया था और बाद में ये नेपाल चली गई और गुमनामी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। नाना साहब कानपुर में थे। तात्या टोपे कानपुर में भी थे, ग्वालियर में भी थे और साथियों आपको बता दें कि ये झांसी में भी थे। रानी लक्ष्मीबाई का झांसी में भी सहयोग किया था। रानी लक्ष्मीबाई को जैसे इनको महक परी कहा जाता है, इनको महल परी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। बाबू कुंवर सिंह हैं, ये जगदीशपुर बिहार में थे। देखिए ये पॉपुलर है, हर एक किताब में मिलते हैं आपको। लेकिन इधर वाले देखिए आप, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में थे, जिसको आजकल प्रयागराज कहा जाता है। खान बहादुर खां, जिनको बख्त खां बोला गया बाद में, ये बरेली में थे। फिरोज शाह मंदसौर में थे। मंदसौर कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मनीराम दत्त ने कंद्रेपश्वर सिंह को असम का राजा घोषित कर दिया और इन दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ असम में क्रांति का बिगुल बजाया। उड़ीसा के अंदर एक जगह है संबलपुर, वहाँ पे दो व्यक्ति हुए, एक का नाम था सुरेंद्र सिंह और एक उज्जवल शाही। इन्होंने उड़ीसा के अंदर क्रांति का बिगुल बजाया। हिमाचल के अंदर जो कुल्लू है, वहाँ पर राजा प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठाए। राजस्थान में कोटा जगह के ऊपर जय दयाल और हरदयाल जैसे व्यक्ति रहे। गोरखपुर में गजाधर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया और मथुरा में देवी सिंह। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। देखिए ये माइक्रो है, ये माइक्रो है और इनको याद करना ही पड़ेगा आपको। अगर कभी टफ क्वेश्चन बना कि किस क्रांतिकारी ने कहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाया, तो ये इसी तरफ के जो सवाल है वो आएंगे। सवाल ऐसा भी आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए, मैचिंग करवा लेंगे जगहों से। तो ये पूरा का पूरा जो स्लाइड है ये आपके एग्जाम में काम आने लायक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। क्रांतिकारी और कौन सी जगह पर उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए सवाल को कि 1857 के दौरान यानी उसी समय, देखिए पूछने का उद्देश्य देखिए, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है? बताइए आप। विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, नारगेट और मंगल पांडे। आंसर दीजिए साथियों। मेरा ये मानना है कि 1857 की क्रांति के दौरान पूछे गए सब सवालों में सबसे ज़्यादा टफ यही सवाल था। हो सकता है आपने एग्ज़ाम होने के बाद में पढ़ लिया और अभी आपको उसका आंसर आ रहा है। सोचिए कि जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठे और उसी दिन ये सवाल आया आपके सामने, तो आपने क्या इमेजिनेशन किया होगा? बहुत कम चांसेज है कि आपने ये सवाल सही किया होगा। अगर किसी ने दिया हो तो यहाँ डेट पता नहीं है कि कब पूछा गया ये, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सवाल जिस दिन एग्ज़ाम दिया उन विद्यार्थियों को ऐसा लगा होगा कि ये तो नहीं आ रहा है। रीज़न ये कि इस प्रकार के सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। हम इस सवाल की व्याख्या करेंगे, उस दौरान 1857 के ऊपर जितनी भी किताबें लिखी गई है वो सब देख लेंगे। पहले हम इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको इस प्रकार का कोई सवाल आता है और कभी पढ़ा हुआ नहीं है, तो 2 तरीके हैं आपके पास। अगर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है तो उस सवाल को आपको छोड़ना है,
अब चूँकि रीट एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम इस सवाल को छोड़ नहीं सकते, और पहली बार हमारी नज़र के सामने आया है तो ये मान के चलिए कि नहीं आ रहा है तो हमें तुक्का लगाना है। और तुक्के भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंधा तुक्का आंख मीच के अक्कड़ बक्कड़ बम्बूबे वाला उस टाइप का जो हम बचपन में लगाते थे, और एक होता है इंटेलिजेंस, आप अनुमान लगाओगे। तो हम यहाँ अनुमान लगाते हैं। देखिए पहला अनुमान यह है मंगल पांडे। हमने कई बार मंगल पांडे के बारे में चर्चाएं की है। एक सैनिक है, लेफ्टिनेंट बाग को मारता है, पहला क्रांतिकारी है। 1857 की क्रांति शुरुआत ही इससे होती है, लेकिन कभी इस पुस्तक की चर्चा नहीं करते। इसका आशय यह है कि अगर होता तो जहाँ पर भी इनकी चर्चा करते ये जरूर आते, इसलिए ये ऑप्शन कट गया। माझा प्रवास से पता चल रहा है हमें कि ये कोई इंग्लिश में लिखी गई पुस्तक नहीं है, ये या तो हिंदी में लिखी गई या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी गई। नारगेट खुद एक अंग्रेज अधिकारी है, यानी कि ये नहीं हो सकता। अब हम पहुंच गए 50% पर कि विष्णु भट्ट गोडसे या सीताराम पांडे में से कोई एक इस पुस्तक के राइटर है। ये अगर आप 50% पे पहुंच गए तो अब ज़्यादा चांस है, आपको किसी दो में से एक को चूज करना है। तो राइट आंसर बता देते हैं साथियों, इसका राइट आंसर है विष्णु भट्ट गोडसे। एग्जाम में भी आपको थोड़ा सा समय लेके इसी तरीके से टफ क्वेश्चन जो पहली बार एग्जाम में ही आप देख रहे हैं उसको फाइंड आउट करना है, घबराना नहीं है। या हम ये देख लेते हैं कि माझा प्रवास दोस्तों मराठी भाषा में लिखी गई है। मराठी भाषा में आपको बता दें कि जब मेरठ और दिल्ली के अंदर, मेरठ एंड दिल्ली के अंदर 1857 की क्रांति हो रही थी, तो मैं यहाँ डेट लिख देता हूँ, 10 से 12 मई 1857 की बात है ये, ठीक है। उसी समय ये जो विष्णु भट्ट गोडसे हैं ये महाराष्ट्र से चल के एक जगह आए और उस जगह का नाम था ग्वालियर। चूँकि ये पंडित थे तो ये ग्वालियर उस समय यज्ञ करने आए थे, और इन्होंने ही 1857 की जो क्रांति है उस क्रांति का आंखों देखा हाल सजीव चित्रण किया है। सजीव चित्रण आपको बता दें साथियों, इन्होंने जो चित्रण किया है वो ठीक वैसा ही किया है जैसा वीर सावरकर, वी.डी. सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक में 1909 में लंदन में किया है। हालांकि उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा लिखे गए जो दस्तावेज थे उनको पढ़ के इतिहास का लेखन किया है। इन्होंने आंखों देखा, देखो दौरान का मतलब है उसी दौरान लिखी गई। तो मराठी भाषा की ये किताब है, विष्णु भट्ट गोडसे इसके लेखक। आशा है कि इस सवाल से आपको ये पता चल गया होगा कि रीट में अगर कभी टफ क्वेश्चन आता है तो उसको हमें कैसे हल करना है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते साथियों, एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। देखिए 1857 की क्रांति के दौरान बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, जिनमें से ये 6 राइटर्स हैं, इनकी पुस्तकें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक अशोक मेहता है, जिसमें इन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। उसके बाद में ये सरकारी इतिहासकार है, आपको बता देते हैं सुरेंद्र नाथ सेन, जिसको एस.एन. सेन बोला जाता है, सरकारी इतिहासकार हैं। इन्होंने 1957 के अंदर ये पुस्तक लिखी है 1857 नामक पुस्तक सरकार के कहने पर 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहास लिखा है सुरेंद्र नाथ सेन। आपको बता दें सुरेंद्र नाथ सेन से पहले रमेश चंद्र मजूमदार यानी आर.सी. मजूमदार है, उनको नियुक्त किया गया था सरकारी इतिहास लिखने के लिए, लेकिन इनकी वो जो समिति थी उनसे अनबन हो गई और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके बाद में सुरेंद्र नाथ सेन को सरकारी इतिहासकार के तौर पर पुस्तक लिखने के लिए बोला गया और उन्होंने 1857 नामक पुस्तक लिखी। रमेश चंद्र मजूमदार ने द स्पोई म्यूटिनी आएगा इसमें, म्यूटिनी एंड द रिबेलियन 1857 है वो नामक पुस्तक लिखी। ये म्यूटिंग नहीं है, म्यूटिनी आएगा, यहाँ वाई आएगा साथियों। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने एक बहुत ही आलोचनात्मक कथन है
उसको व्याख्या की है, उनके लिए तथ्य प्रस्तुत किए हैं। वो कथन कौन सा है उससे पहले हम देख लेते हैं। वी डी सावरकर ने 1909 के अंदर लंदन में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है, जिसमें इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का है। आपको बता दें साथियों, ये जो चीज़ लिखी वी डी सावरकर ने, इसी की आलोचना आर.सी. मजूमदार ने इस पुस्तक में की है। वी डी सावरकर कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, जबकि आर.सी. मजूमदार कह रहे हैं ये न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे। 1857 की क्रांति को किसने न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम का है? उनका नाम है आर.सी. मजूमदार। सवाल ये भी बन सकता है कि 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो सवाल आंसर है वी डी सावरकर। आपको बता दें कि 1957 के अंदर ही एक इतिहासकार हुए पूर्ण चंद्र जोशी, जिन्होंने रिबेलियन 1857 नामक पुस्तक लिखी। इसमें इन्होंने मार्क्सवादी तरीके से इतिहास लेखन किया है कि 1857 की क्रांति के पीछे जो कारण है उसमें सैनिक और राजनीतिक कारण ही जिम्मेदार नहीं है, आर्थिक कारण भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। और 1857 की क्रांति की आर्थिक व्याख्या पूर्णचंद्र जोशी की रिबेलियन 1857 नामक पुस्तक से ही मिलती है। शशि भूषण चौधरी ने थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक में इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। तो आशा है कि ये जो भारत के प्रमुख इतिहासकार हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति के ऊपर पुस्तकें लिखी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, घर के ऊपर इसको मेमोराइज कीजिए और जहाँ जहाँ हमने जिस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है उसको एक बार आप अपने तरीके से नोट मेकिंग कीजिए। आशा है कि एग्ज़ाम में आपके कई सवाल यहाँ से बनने की संभावना होगी। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? ये आज की चर्चा का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। आप एक बार इसका कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए कि ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में किस वर्ष कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? 1861, 1860, 1859, 1858। कमेंट कीजिए साथियों। देखिए 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को एक दरबार हुआ जिसे इलाहाबाद के अंदर आयोजित किया गया। और इलाहाबाद के अंदर उस समय का जो वायसराय थे, उस समय के वायस जो राय थे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने तत्कालीन जो महारानी थी विक्टोरिया, उसकी घोषणा को पढ़ा। विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा और बोला कि आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और संपूर्ण भारत का जो राज है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1858। आशा है कि आप में से बहुत सारों ने इसका राइट आंसर भी दिया है। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अपनी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना लंदन के अंदर व्यापारियों ने 1599 में की और ये प्रस्ताव बना के महारानी के पास भेजा। इसका वास्तविक नाम देके ईस्ट इंडिया कंपनी का तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी। अंतिम वाले नाम है वही यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। वास्तविक नाम इसका ये था। देखो ये लंदन अगर मैं लिख देता हूँ, वहाँ ईस्ट इंडीज़ नाम क्यों था? ईस्ट इंडिया कंपनीज। तो लंदन के पश्चिम में है वो है वेस्ट इंडीज़। आप देख लीजिए वेस्ट इंडीज़ जो क्रिकेट टीम आती है वो लंदन के वेस्ट में ही है। लंदन के बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है ग्रीनविच। इस ग्रीनविच रेखा के पूर्व वाले वेस्ट और पश्चिम वाले वेस्ट और पूर्व वाले ईस्ट है।
तो इसको बोला जाता है ईस्ट इंडीज। क्लियर? लंदन से जो ग्रीनविच रेखा गुजर रही है उसके पूर्व के भाग ईस्ट इंडीज, पश्चिम के भाग वेस्ट इंडीज। तो इस पूर्व वाले भागों पर व्यापार करने के लिए 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए व्यापार का पूरा एकाधिकार दे दिया और बोला जाइए आप व्यापार कीजिए। 1615 के अंदर जेम्स प्रथम ने जब ये 15 वर्ष का टिन्योर या अवधि पूरी हो गई तो इसको अनिश्चित काल के लिए कर दिया। बोला कि आप अनिश्चित काल के लिए व्यापार कीजिए। भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी बन के आई, जो आपको यहाँ दिख रहा है। बाद में जहांगीर, अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर के काल में हॉकिंस और जेम्स रो नामक जो दूत हैं अंग्रेज़ों के, वो भी आते हैं। और बाद में तो हम पूरा आधुनिक भारत ब्रिटिश राज के साथ संघर्ष के तौर पर पढ़ते ही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआती दौर ये है जब ये कंपनी बंगाल के अंदर 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध कर लेती है और दोनों युद्धों में विजय प्राप्त कर लेती है, बंगाल को अपने अधीन कर लेती है। तो बंगाल में 1773 में एक कानून लाती है जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और उसके माध्यम से वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन के उभरते हैं। आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि 1784 के अंदर एक कानून आता है। पहले हम यहाँ 1784 वाले की पहले चर्चा कर लेते हैं साथियों। 1784 के अंदर ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री है जिसका नाम है पिट्स। तो वो पिट्स इंडिया एक्ट लेके आता है। और उस 1784 के एक्ट में क्या होता है साथियों, यहाँ आप ध्यान दीजिए। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी को दो भागों में बांट देता है। कितने भागों में? दो भागों में। एक भाग कहलाता है इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा भाग कहलाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पूरा ही लिख देता हूं मैं, COURT, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ध्यान से देखिए साथियों, काफी महत्वपूर्ण चीज है। और इसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बात कब की है? बात है 1784 की। इसके अंदर सदस्यों की अगर हम बात करें, कितने सदस्य हैं, तो साथियों सदस्य हैं मात्र 6। कंट्रोल करने वाले 6 ही सदस्य हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर अगर हम सदस्यों की बात करें उस समय, तो सदस्य है साथियों 24। अब आप कहेंगे कि सर ईस्ट इंडिया एक्ट दो भागों में बांट दिया, इससे हमें क्या मतलब? बिल्कुल है। कंपनी का 1858 में जो अधिकार समाप्त हो रहा है उसकी कहानी यहीं से लिखी जा रही है। कैसे लिखी जा रही है? देखिए, इन 6 सदस्यों का काम है राजनीतिक कार्य, राजनीतिक, सैनिक, असैनिक, राजस्व, जितने भी है राजनीतिक कार्य हैं। और इन 24 सदस्यों का जो COD है उसका कार्य है केवल व्यापारिक कार्य। ये व्यापारिक कार्यों पे ही बात करेगा। और अगर राजनीतिक कार्य की बात आएगी तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मना नहीं कर सकता था, संख्या में ज़्यादा होने के बावजूद। अब देखिए, जब ये ईस्ट इंडिया एक्ट आ गया, BOC और COD की संकल्पना आ गई, तो ये संकल्पना आगे इन 3 चार्टर एक्ट के माध्यम से बढ़ती है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्टर एक्ट हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप एक बार इन चार्टर एक्ट को भी ध्यान से देखिए साथियों। पहला चार्टर एक्ट है वो है 1813। पहला सवाल तो ये बनेगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, 1813 का चार्टर एक्ट आया, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। लॉर्ड मिंटो प्रथम था, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इसका काल है
1807 से 1813। ध्यान रहे, लॉर्ड हेस्टिंग्स मत याद कर लेना आप, वो 1813 में आता है, लेकिन ये एक्ट इसी के काल में आ गया। देखिए इस एक्ट में क्या हुआ, जो COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक अधिकार दिए गए थे, उस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त केवल 2 को छोड़कर किया गया। एक तो चाय का व्यापार और एक चीन के साथ व्यापार। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के बाकी जितने भी व्यापार थे कंपनी को दिए गए थे वो सब समाप्त कर दिए। यानी कि COD कमजोर हो रहा है, BOC मजबूत हो रहा है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी राजनीतिक। अब देखिए 1833 के चार्टर एक्ट के समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान से देखिए साथियों, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। आगे पढ़ेंगे क्यों है ये। इसके समय व्यापारिक एकाधिकार तो नहीं बोलेंगे हम उस समय, व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त। क्यों समाप्त कर रहे हैं? क्योंकि इस समय का जो दौर है 1813 से लेके 1857 तक का, जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में चर्चा की, ये औद्योगिक पूंजीवाद का दौर है। ब्रिटेन के अंदर बहुत सारी कंपनियां पनप रही हैं और वो कंपनियां कह रही हैं कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही व्यापार के अधिकार क्यों दिए जा रहे हैं, हमें भी दो, हमें भी वस्तुएं बेचने का, बाजार में पहुंचने का अधिकार दो। तब 1833 के एक्ट से कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गए और कंपनी राजनीतिक कंपनी बन गई। राजनीतिक कार्य, केवल राजनीतिक कार्य करेगी। देखिए विलियम बेंटिक के बाद में एक प्रसिद्ध, या भारतीयों के तौर से देखें तो प्रसिद्ध नहीं कह सकते, लॉर्ड डलहौजी एक गवर्नर जनरल आया और उसने बहुत सारी नीतियों के माध्यम से ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया। तब ब्रिटिश राज को, ब्रिटिश क्राउन को लगने लग गया कि अब कंपनी ब्रिटेन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से राजनीतिक संप्रभुत्व को बना के नहीं रख सकते। इसलिए 1858 के चार्टर एक्ट में क्या किया, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के दोनों पक्षों को, BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया। जो 1784 अभी हमने पीछे पढ़ा से चालू हुआ था कंपनी का विभाजन, वो यहाँ पे आके समाप्त हो गया और बोला कि अब जरूरत नहीं है कंपनी की। और इन्होंने इसकी जगह एक भारत सचिव का पद बनाया और उस भारत सचिव को बोला कि अब पूरा का पूरा नियंत्रण जो भारत का वो आपके हाथ में है। ये ब्रिटिश संसद की जो मंत्रिमंडल होती थी उसका सदस्य भी होता था और लंदन में बैठ के भारत के राजनीतिक कार्यों को देखता था। इस भारत सचिव को सहयोग करने के लिए एक भारतीय परिषद हुआ करती थी। ये याद रखना साथियों, यहाँ से सवाल बनेगा कई बार। भारतीय परिषद हुआ करती थी और वो परिषद थी जिसमें थे 15 सदस्य। कितने सदस्य? 15 सदस्य। उस 15 सदस्य परिषद में देखिए आप, 8 सदस्य थे, उनका चुनाव करता था ब्रिटिश क्राउन, और 7 सदस्य का चुनाव करता था COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी वाला। तो बताइए 8 और 7 में से बहुमत किसका है? ब्रिटिश क्राउन का है, ताज का है। और उसी के पश्चात भारत के अंदर ब्रिटिश राज है, उसकी प्रकृति में चेंज आ गया। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वे व्यापारिक कार्यों के साथ साथ राजनीतिक कार्य करती थी, लेकिन अब भारत सचिव शुद्ध तौर पर जो राजनीतिक सत्ता के अंदर काम करने वाला, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अंदर काम करने वाला व्यक्ति, जो ब्रिटिश क्राउन के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति था, वो हमारे सामने आ जाता है। ये पूरी की पूरी चर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी के हतोत्सान की है, उसकी समाप्ति की। हालांकि इस दौरान इन एक्टों के अंदर और भी खूब सारी बातें आई थी, लेकिन वो हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते। जब फुल क्लास होगी आधुनिक भारत की, भारत के अंदर संवैधानिक विकास, उस दौरान हम इन चर्चाओं को और गहराई के साथ देखेंगे। यहाँ एक चीज़ और है साथियों कि 1858 की क्रांति से पहले भारत के अंदर ब्रिटिश क्राउन का
आधिपत्य नहीं है, इसलिए वो कहलाता है जो ब्रिटिश अधिकारी गवर्नर जनरल। लेकिन 1858 के बाद, क्रांति के बाद जो महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई, उसके बाद में जो ब्रिटिश अधिकारी है भारत में सर्वोच्च, वो कहलाता है वाइसराय। ऐसा क्यों? ब्रिटिश गवर्नर और वाइसराय में अंतर क्या है, इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1813, 1833 और 1858 के चार्टर एक्ट का। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए, अभी हमने चर्चा की, उस चर्चा के दौरान ये देखा कि भारत के अंदर क्या है, ब्रिटिश राज। इस ब्रिटिश राज के दौरान दो चीज़ें हमारे सामने निकल के आ रही है। एक जो चीज़ है वो है गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की संकल्पना, और दूसरी संकल्पना है वो है दोस्तों वाइसराय। सवाल उठता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, अगर गवर्नर जनरल की हम बात करें तो ये ब्रिटिश राज, जहाँ पर ब्रिटेन का सीधा राज था, वहाँ पर अगर कोई प्रशासक की भूमिका निभा रहा है, प्रशासक की भूमिका निभा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका निभा रहा है, तो वो कहलाएगा गवर्नर जनरल। और भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेटिक। विलियम बेटिक 1833 के अंदर जो चार्टर आया था उसके तहत इसको बनाया गया। इससे पहले बंगाल का गवर्नर ही मद्रास और चेन्नई जो प्रेसिडेंसी थी उनको संभालता था। बंगाल वाले लॉर्ड विलियम बेटिक को 1833 में संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लेकिन जो ये वाइसराय है, ये वाइसराय ब्रिटिश क्राउन का क्या होता था, प्रतिनिधि। अगर कोई ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय राजाओं से मिलेगा तो उसको वाइसराय कहा जाएगा। यानी कि व्यक्ति एक ही था लेकिन उसके दो कार्य अलग अलग थे। यदि वो प्रशासक का कार्य करता तब कहलाता गवर्नर जनरल, और लेकिन अगर वो ब्रिटिश क्राउन के तौर पर भारतीय राजाओं से मिलता, ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि बनके, तो वो कहलाएगा वाइसराय। वाइसराय शब्द भारतीय ब्रिटिश राज में 1858 में आया, और प्रथम जो वाइसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के दौरान भी यही भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ये जो गवर्नर जनरल और वाइसराय की संकल्पना है, इसको भी आपको याद रखना है। प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे, और यही 1857 की क्रांति के दौरान, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान लॉर्ड डलहौजी थे, वो गवर्नर जनरल थे। नहीं, डलहौजी को वापस बुला लिया गया था, लॉर्ड कैनिंग ही थे। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। तो आज हमने अपनी चर्चा के माध्यम से 1857 की क्रांति के साथ साथ ब्रिटिश राज के दौरान जो आर्थिक पक्ष हैं उनके दो सवाल देखे। इसी प्रकार के सिलेबस में अन्य जो सवाल है जो आगे के हमारे वीडियो जाएंगे उनमें देखेंगे। हो सकता है कि चर्चा के दौरान गति तेज रहने के कारण कुछ तथ्य लिखने के दौरान और बोलने के दौरान मिसमैच हो गए, तो वो हम अगली क्लास के दौरान जब क्लास को वापस देखेंगे उस दौरान आएगी तो नेक्स्ट क्लास में भूल सुधार कर लेंगे। आशा है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। डिस्कशन के पश्चात आप अपनी तैयारी को और अच्छे से स्ट्रेंथ करेंगे। नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।